Hello students, welcome back students. As you know, in the last video we have completed some part of the chapter. Now the remaining part of the chapter we will complete in this video. Okay students, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि किस तरीके से जो किस तरीके से जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप्स जो हैं किस तरीके से ये जो स्काई में अपनी मतलब लॉयल्टी के लिए अपना डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, किस तरीके से वो एक मतलब पैटर्न बना के वो अपना डेमोन्स्ट्रेशन शो करते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा कि उससे कुछ मोमेंट्स पहले किस तरीके से हाईएस्ट जनरल्स जो हैं, जो डिफेंस के हैं या किसी फोर्स के हैं या किसी भी पुलिस के हैं, जो हाईएस्ट जनरल्स हैं जिनके जो चेस्ट हैं वो बेडेक्ड हैं रिबन से, मेडल से, तो वो हाईएस्ट जनरल्स किस तरीके से आकर नेल्सन मंडेला को सैल्यूट करते हैं और और उनके सामने उनकी लॉयल्टी के लिए उनसे प्रॉमिस करते हैं या प्लेज लेते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. वो कह रहे हैं कि मैं इस बात से अनमाइंडफुल नहीं हूँ, मैं इस बात को भूला नहीं हूँ, ठीक है। मैं इस बात से ऐसा नहीं है कि ये बात मुझे अवेयर नहीं है कि क्या फैक्ट कि नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। वो बात कर रहे हैं उन हाईएस्ट जनरल्स की, पुलिस की और डिफेंस की, कि मुझे याद है कि कभी काफ़ी साल पहले, ज़्यादा काफ़ी साल पहले की बात नहीं है, भी जल्दी की बात है, उन्होंने मुझे सल्यूट तो किया ही नहीं बट उन्होंने मुझे अरेस्ट किया था। वो याद कर रहे हैं कि किस तरीके से कुछ साल पहले उन हाईएस्ट जनरल्स ने पुलिस के, ठीक है, उन्होंने मुझे अरेस्ट किया था और उन्होंने मेरे को एक तरीके से मेरे पे अत्याचार किए थे, मुझे ऑप्रेस किया था, मुझे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था। और आज वही हाईएस्ट जनरल्स मेरे को सल्यूट कर रहे हैं, मेरे को रेस्पेक्ट पे कर रहे हैं। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और वो कह रहे हैं कि फाइनली एक शेवरन का मीन्स है यहाँ पे अ जिगजैग पैटर्न इन शेप ऑफ वी शेप का एक जिगजैग पैटर्न जो एक वी शेप में होता है, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है वी शेप में, पिक्चर में आप देख सकते हो, तो उस शेप को हम कहते हैं शेवरन। तो कहते हैं कि फाइनली एक शेवरन, एक मतलब एक ऐसा पैटर्न इम्पाला जेट्स का, वो अपनी जेट से स्मोक ट्रेल, वो स्मोक धुआं छोड़ता हुआ, ठीक है, अपनी बैक से, और धुआं किस कलर का, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर का धुआं छोड़ता हुआ, वो जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग है, जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग में कलर्स होते हैं जैसे कि ब्लैक है, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, उस साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स, जो उसमें कलर्स हैं, उन कलर्स का स्मोक ट्रेल करता हुआ जो इम्पाला जेट्स हैं वो उस धुएं को छोड़ते हुए वो उड़ रहे थे। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. ये जो डे था ये सिम्बलाइज था मेरे लिए, क्योंकि उस दिन, किस दिन, जिस दिन इनाग्रेशन सेरेमनी है, उस दिन की बात हो रही है शुरुआत से ही, क्योंकि उस दिन दो नेशनल एंथम एक साथ प्ले होने वाले थे। दो नेशनल एंथम कैसे? एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग Nakaso Siklil, I Africa, and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. जो वाइट्स थे, जो वाइट्स का एंथम है वो सिंगिंग, वो गाने वाले थे नकोसी सिकलिल आई अफ्रीका, जो वाइट्स का एंथम है, और जो ब्लैक्स थे, जो ब्लैक्स का एंथम है डाई स्टेम, वो जो उस रिपब्लिक का पुराना एंथम है वो उसको गाने वाले थे। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. और वो कह रहे हैं कि हालांकि
उस दिन दोनों ग्रुप्स में से, एक तरफ ब्लैक का ग्रुप था एक तरफ वाइट्स का ग्रुप था, उस दिन दोनों ही ग्रुप्स में से कोई भी ग्रुप उस एंथम के जो लिरिक्स थे, उस एंथम के जो शब्द थे, उनको कोई भी नहीं जानता था। क्यों? क्योंकि वो पहले उससे डिस्पाइज किया करते थे, वो उससे नफ़रत किया करते थे, वो उससे डिसलाइक किया करते थे, वो उसको उसका कंटेम्प्ट किया करते थे, उसको पसंद नहीं किया करते थे। इसलिए कभी उन्होंने वो इन मतलब जो वाइट्स हैं वो ब्लैक्स का, और जो ब्लैक्स हैं वो वाइट्स के जो नेशनल एंथम है वो उनके लिरिक्स को नहीं जानते थे। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा हो रहा था कि एक बार वाइट का एंथम हो रहा था तो वाइट और ब्लैक दोनों मिलकर उसे सिंग कर रहे थे, और एक बार फिर ब्लैक का हो रहा था तो ब्लैक और वाइट फिर दोनों मिलकर उसको सिंग कर रहे थे। इक्वलिटी से दोनों एंथम प्ले हो रहे थे और दोनों ही ग्रुप्स मिलकर उन एंथम को गा रहे थे। तो कह रहे हैं कि दोनों के लिए ही उन वर्ड्स, उन एक दूसरे के ऑपोजिट एंथम्स को, वो लिरिक्स को समझ नहीं जानते थे, क्योंकि वो कभी एक दूसरे के एंथम्स को डिस्पाइज किया करते थे, उसको पसंद नहीं किया करते थे। बट वो कह रहे हैं कि बहुत ही जल्दी वो इन वर्ड्स को अपने दिल से स्वीकार कर लेंगे और बहुत ही जल्दी वो इन वर्ड्स को सीख जाएंगे। ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। वो कह रहे हैं इनाग्रेशन वाले दिन मैं सेंस ऑफ हिस्ट्री से ओवरवेल्म हो गया। ओवरवेल्म का मतलब है कि मैं अपनी हिस्ट्री के बारे में सोचने लगा, मैं अपने एंसेस्टर्स के बारे में सोचने लगा, मैं अपने उन रिवोल्यूशनरीज में, उन अपने फ्रीडम फाइटर्स एंसेस्टर्स के बारे में सोचने लगा, जिन एंसेस्टर्स ने अपनी जान दे दी, जिन एंसेस्टर्स ने अपनी जान गंवा दी, अपनी लाइफ के सेक्रीफाइस कर दिए इस अपार्टाइड सिस्टम के अगेंस्ट। तो मैं उनकी अपने उस हिस्ट्री को सोचने लगा, उस पुराने लोगों के बारे में सोचने लगा, और उनको सोचते सोचते मैं ओवरवेल्म हो गया। ओवरवेल्म मतलब आउट ऑफ लिमिट, एक तरीके से आउट ऑफ लिमिट इमोशंस, मतलब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस हो गए, और इस इमोशंस की वजह से मैं, वो इमोशन मेरे ऊपर एक तरीके से हावी हो गए, और मैं एक तरीके से एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against द डार्क स्किन्ड पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। इसका मतलब है कि वो यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा। वो कह रहे हैं कि फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, इट मीन्स अभी क्या चल रहा है, अभी आपका 21st सेंचुरी चल रहा है। तो आपका 2000 के बाद से 21st सेंचुरी स्टार्ट हुआ है, 2001, 2002 और अभी 2020 है। तो यहाँ पे अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें तो इट मीन्स यहाँ पे 1900 के बाद का जो टाइम है उसे 20th सेंचुरी बोला गया है। और उसके फर्स्ट डिकेड की बात हो रही है, तो इट मीन्स उसका फर्स्ट डिकेड कौन सा हो गया, पहले 10 साल। तो पहले 10 साल कौन से हुए, 1901 से लेकर 1910 तक के बीच का समय। 1901 से लेकर 1910 तक के बीच के समय जो फर्स्ट डिकेड हो गया 20th सेंचुरी का। और वो कह रहे हैं आ फ्यू ईयर्स आफ्टर in the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer war, before my own birth, द वाइट। अब वो कह रहे हैं कि कुछ सालों a few years after the bitter Anglo-Boer war, और जो एंग्लो बोर वॉर युद्ध हुआ था उसके कुछ सालों बाद, अब यहाँ पे एंग्लो बोर वॉर युद्ध जो वॉर हुआ था, वो वॉर हुआ था स्टूडेंट्स, आई थिंक वो वॉर हुआ था आपका 1897 से स्टार्ट हुआ था, और आई थिंक 1902 तक चला था वो। तो वो कह रहे हैं कि उसके कुछ सालों बाद, बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे बर्थ से पहले। अब इनके बर्थ से पहले कैसे, इनका बर्थ हुआ था 1918 को, और जो वॉर युद्ध फिनिश हुआ था वो हुआ था 1902 में। द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, मैं बताता हूँ स्टूडेंट इसमें एंग्लो बोर वॉर में क्या हुआ था। इसमें एंग्लो बोर वॉर में एक तरफ तो ये आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक तरफ तो आपके ब्रिटिशर्स थे, और दूसरी तरफ आपके ये दो स्टेट्स थे, एक तो साउथ अफ्रीकन स्टेट और एक
फ्री ऑरेंज स्टेट नाम से कोई स्टेट था, साउथ अफ्रीकन स्टेट, फ्री ऑरेंज स्टेट। और एक तरफ ये फ्री ऑरेंज स्टेट और साउथ अफ्रीकन स्टेट थे, और एक तरफ ये ब्रिटिश थे। इनके बीच में जब ये वॉर हुआ, जिसे एंग्लो बोर वॉर बोला गया, तो इस वॉर में फाइनली जो ब्रिटिश थे वो जीत गए, उनकी विक्ट्री हुई। उसके बाद एक ट्रीटी हुई, एक संधि हुई, और संधि के तहत, उस संधि के थ्रू, जो वाइट स्किन पीपल्स थे, जो ब्रिटिश थे, इनका एक तरीके से अधिकार हो गया साउथ अफ्रीका पे। और उन्होंने उसके बाद से ही, उस एंग्लो बोर वॉर युद्ध के कुछ सालों बाद से ही, उन वाइट स्किन पीपल्स ने साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, साउथ अफ्रीका के साथ उन्होंने डिफरेंस करना स्टार्ट किया, और उन्होंने एक सिस्टम को इरेक्ट किया, उन्होंने एक सिस्टम को इमर्ज किया, एक नए सिस्टम को उन्होंने जन्म दिया। और वो सिस्टम क्या था? जो ब्रिटिश थे, जो जीत गए थे वाइट स्किन पीपल, वो सिस्टम था रेशियल डोमिनेशन का। रेशियल डोमिनेशन इट मीन्स अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स। डार्क स्किन पीपल मतलब वही सिंपल सी बात है कि जो लोग ब्लैक्स हैं, जिनकी स्किन का कलर डार्क है, उनको जो वाइट स्किन के जो ये ब्रिटिश थे वो उनको डोमिनेट करने लगे, उनके ऊपर उनका डोमिनेशन स्टार्ट हो गया ऑफ देयर ओन लैंड, खुद की ही ज़मीन पर, खुद की ही हमारी लैंड पर। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट most inhuman societies the world has ever known। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर उस टाइम बनी, जो सोसाइटी में स्टेम स्ट्रक्चर बनी, जो स्ट्रक्चर दे मतलब जो वाइट स्किन पीपल्स थे, जो स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट की, उस स्ट्रक्चर से क्या हुआ? उस स्ट्रक्चर से सबसे ज़्यादा हार्शेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा क्रूअल, ब्रूटल, कठोर, मोस्ट इनह्यूमन मीन्स विदाउट कंपेंशन फॉर माइजरी और सफरिंग। इट मीन्स क्रूअल, इनह्यूमन मीन्स क्रूअल, मोस्ट क्रूअल सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। ठीक है, मतलब जो इन्होंने ये वाइट स्किन पीपल्स जो थे उस टाइम, उन्होंने एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाई, इस तरीके से उन्होंने रेशियल डोमिनेशन किया कि अब तक की वो जो मतलब अब तक की सबसे हार्शेस्ट, सबसे सीवियर, सबसे क्रूअल और सबसे क्या नाम है स्ट्रिक्ट सोसाइटी बन गई थी हैज़ एवर नोन, जो आज तक किसी ने नहीं जानी थी। ऐसी एक सोसाइटी का जन्म हो गया था। इट मीन्स सब तरफ देखो तो हर तरफ एक्सप्लॉइटेशन था, हर तरफ डेप्रीवेशन था, हर किसी के राइट्स, मतलब जो ब्लैक्स थे उनके राइट्स को उनसे छीन लिया गया, ब्लैक्स को उनके राइट से डिप्राइव कर दिया गया, उनके ऊपर एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था, उनको पूरी तरीके से सप्रेस करके रखा जाता था। तो इस तरीके से एक नई सोसाइटी का जन्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए नीचे आपको एक पिक्चर दी हुई है स्टूडेंट्स। इस पिक्चर में लिखा हुआ है वाइट एरिया। ठीक है, द डिविजनल काउंसिल ऑफ द केप वाइट एरिया। इस तरीके से वो एक बोर्ड लगा दिया करते थे जो वाइट स्किन पीपल होते थे, और लिख देते थे कि वाइट एरिया है। और ये ब्लैंक के गिबीड, ये स्टूडेंट ये डच लैंग्वेज है। जो ये ब्रिटिश आए थे यहाँ पे साउथ अफ्रीका में, तो वो डच लैंग्वेज यूज़ किया करते थे, तो डच लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है ब्लैंके गिबीड। जो यहाँ पे ब्लैंके है, ब्लैंके का मीन्स होता है इंग्लिश में द वाइट कलर्ड पर्सन, एंड गिबीड का जो मीन्स होता है रीजन मीन्स क्षेत्र। तो इसका मतलब इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि द वाइट कलर्ड पर्सन, द वाइट स्किन्ड पर्सन रीजन। इट मीन्स ये जो वाइट लोग हैं उनका ये क्षेत्र है वाइट, जैसे कि आपको इंग्लिश में लिखा हुआ ऊपर वाइट एरिया। और यहाँ पे जो ब्लैक्स हैं, ब्लैक्स का आना यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, उनका आना यहाँ पे मना है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब वो कह रहे हैं कि इस टाइम क्या है कि अब जो है ये 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड है। लास्ट डिकेड का इट मीन्स अपन टाइम हो गया 1990 से लेके 2000 के बीच का टाइम। एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples। वो कह रहे हैं दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकोगनाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। अब वो कह रहे हैं कि एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और मेरे एक मैन के रूप में, एक इंसान के रूप में मेरा जो है वो 8th डिकेड था। 8th डिकेड कैसे हो गया स्टूडेंट? क्योंकि इनका जो बर्थ हुआ था वो बर्थ हुआ था 1918 में, और 1918 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इनके अकॉर्डिंग ये उनका 8th डिकेड हुआ 1990 के बाद का जो डिकेड होगा। तो उनकी लाइफ का 8th डिकेड था।
दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर। ये जो सिस्टम था मतलब अब ये एक साथ आज आ गए हैं, अब ये एक साथ आज की बात कर रहे हैं कि आज अब जो 20th सेंचुरी है उसका लास्ट डिकेड है, इट मीन्स अब वो 1994 की बात कर रहे हैं। और जो सिस्टम है, जो सिस्टम पहले इतने दिनों से चला रहा था, वो सिस्टम अब हमेशा के लिए ओवरटर्न हो चुका है, वो सिस्टम हमेशा के लिए बदल चुका है एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट और रिप्लेस हो चुका है दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स। और अब क्या है, अब वो सिस्टम किस रूप में पहचाना जाता है, वो सिस्टम किस रूप में बदल चुका है, किस रूप में जाना जाता है कि अब सारे जो लोग हैं उनको फ्रीडम मिल चुकी हैं, उनको पूरे राइट्स मिल चुके हैं, उनको इक्वल राइट्स मिल चुके हैं रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। ऑफ किसके परवाह किए बिना। पहले उनकी कलर जो स्किन होती थी, स्किन के अकॉर्डिंग उनको राइट्स मिला करते थे, अब किसी भी पर्सन की स्किन के कलर की परवाह किए बिना, उसके रिगार्डलेस करके अब सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी स्किन कलर के हों, सभी लोगों को अब इक्वल राइट्स मिल चुके हैं। और जो पुराना सिस्टम है, आज वो सिस्टम मेरी लाइफ के 8th डिकेड में वो सिस्टम अब ओवरटर्न हो गया है। द डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल। अब वो कह रहे हैं कि जो डे आज आया है, ये डे जो आया है, ये जो आज दिन आया है, जिस दिन आज मैं शपथ ले रहा हूँ, प्लेज ले रहा हूँ, और आज ये सिस्टम पूरा ओवरटर्न हो चुका है, सब कुछ जो एक सिस्टम था वो एबलिश हो चुका है। तो वो कह रहे हैं कि जो डे आया है वो अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल। ये जो डे आया है, जो मेरे हज़ारों लोग हैं, उनके अकल्पनीय, उनके अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस की वजह से आया है। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। पीपल, जो लोग जिन्होंने अपनी जिन्होंने कितना दर्द झेला है, और जिन्होंने अपना साहस, अपना करेज, अपना धैर्य दिखाया है, उस साहस के लिए, उस करेज के लिए, उस सफरिंग के लिए, उस पेन के लिए उनको कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता, उस साहस को, और कभी भी उस के लिए उन्हें कभी भी पे नहीं किया जा सकता। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन ये बात फील की, किस दिन, जिस दिन इनाग्रेशन सेरेमनी है। एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, और ऐसा ही मैंने काफ़ी और बाकी दिन भी मैंने इस बात को फील किया। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैव गॉन बिफोर मी। वो कह रहे हैं कि ये जो दैट आई वॉज सिंपली द सम, वो कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं सिर्फ एक सम हूँ, मैं सिर्फ एक जोड़ हूँ। किनका? मैं उन सभी का एक जोड़ हूँ जो मुझसे पहले, जो अफ्रीकन पैट्रियोट्स थे, जो मुझसे पहले जो अफ्रीकन रिवोल्यूशनरीज थे, जो मुझसे पहले चले गए, जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया इस सिस्टम के अगेंस्ट लड़ते लड़ते, मैं उनका सिर्फ एक जोड़ हूँ। इट मीन्स उन लोगों ने जो है, वो लोग एक तरीके से पहले एक प्लेटफॉर्म बना गए, और फिर वो चले गए लोग वहाँ, और उन लोगों की जो एक आवाज़ दब सी गई थी, उन लोगों के चले जाने के बाद उस आवाज़ को मैंने फिर से उठाया, इसलिए मैं उन लोगों का एक सम हूँ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगैन अगेन विद मी। वही वाली बात स्टूडेंट्स मैंने भी बताई थी, जो वो लंबी और जो नोबल, जो लंबी और ये जो महान लाइन थी उन लोगों की, अब वो एंड हो चुकी है, एंड नाउ बिगैन अगेन विद मी, और अब वो लाइन मुझसे फिर से दोबारा स्टार्ट होती है। I was pained that I was not able to thank them। और कह रहे हैं कि आज मैं सबसे ज़्यादा इस बात से दुखी हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि वो इनॉग्रेशन डे वाले दिन जो नेल्सन मंडेला है वो पेंट क्यों होते हैं। तो कह रहे हैं कि मैं इस बात के लिए बहुत पेंड भी हूँ कि आज मैं उनको थैंक भी नहीं कर सकता, आज मैं उनको थैंक करने के लायक भी नहीं हूँ। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट डन अचीव्ड। और वो कह रहे हैं कि और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आज मैं उन्हें थैंक भी नहीं कर सकता, और इवन वो आज ये भी नहीं देख सकते, आज वो ये भी देखने के लायक यहाँ पे मौजूद नहीं है कि जो उन्होंने अपनी लाइफ के सेक्रीफाइसेस दिए थे, उन सेक्रीफाइसेस का क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आए हैं, उन सेक्रीफाइसेस ने क्या, उन सेक्रीफाइसेस की वजह से आज क्या अचीव हो गया है, उन सेक्रीफाइसेस की वजह से जो वो चाहते थे आज वही अचीव हो गया है, वो आज उसे देखने के लायक यहाँ पे मौजूद नहीं है, और ना ही मैं उन्हें इस टाइम थैंक कर सकता हूँ।
The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. वो कह रहे हैं जो अपार्टाइड की पॉलिसी थी, जो वाइट स्किन पीपल द्वारा जो फॉरनर्स थे जो इनके द्वारा क्रिएट की गई थी, इन्होंने एक डीप, एक गहरा और लास्टिंग, बहुत लंबे समय तक रहने वाला वूंड, एक घाव मेरी कंट्री और मेरे कंट्री के लोगों के अंदर छोड़ दिया था, घाव बना दिया था. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. और वो कह रहे हैं कि all of us will spend many years, वो कह रहे हैं कि हम सब जो लोग हैं, हम सब लोगों को बहुत साल स्पेंड करने होंगे, बहुत सारे साल स्पेंड करने होंगे, if not generations. सिर्फ जनरेशन्स ही नहीं, ठीक है, हम सब लोगों को काफ़ी सारे साल स्पेंड करने होंगे उस प्रोफाउंड हर्ट्स, उस डीप और स्ट्रॉन्ग हर्ट से, जो घाव, जो दुख, जिस दुख को हमने इतने सालों से झेला, उस दुख से, उस घाव से अपने आप को बाहर निकालने के लिए, उससे अपने आप को मुक्त करने के लिए. स्टूडेंट्स में वो कहना चाहते हैं कि जो दुख और जो दर्द, जो एक वूंड, जो घाव उन्होंने हमारे एक डीप और लॉन्ग लास्टिंग वूंड, जो एक वूंड उन्होंने हमारे दिल में दे दिया था, जो हमें एक गहरा दुख उन्होंने दिया था, जो इतने सालों से वो हमें ऑप्रेस कर रहे थे, और वो दुख अभी इतनी जल्दी हमारे दिल से जाने वाला नहीं है. वो दुख अभी हमारे दिल से जाने के लिए एक बहुत लंबा समय लगेगा. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sislus, the Chief Luthlis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, and the Robert Sabakus of our time. Men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. और वो कह रहे हैं कि but the decades of oppression and brutality had another unintended effect. और वो कह रहे हैं कि जो वो डिकेड्स, जो वो कई दशक जो गए ऑपरेशन के, और उस ब्रुटैलिटी के, ऑपरेशन इट मीन्स अत्याचार करने के, और जो ब्रुटैलिटी के, उस क्रुअल्टी के, तो उसका एक अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट हुआ. अनइंटेंडेड इफेक्ट क्या हुआ? अनइंटेंडेड मीन्स मतलब जो इरादतन नहीं था, ठीक है, जो इरादे से, जो उनका इरादा नहीं था ऐसा करने का, वाइट स्किन पीपल का, जो इरादे के बियॉन्ड था. अनइंटेंडेड मतलब जो उनकी इंटेंशन के बियॉन्ड था. वो क्या था? उसका क्या इफेक्ट हुआ कि उस ऑपरेशन से, उस ब्रुटैलिटी से, ओलिवर टेम्बूज, वाटर सिस्लुस, चीफ लुथलिस, यूसुफ दादूस, ब्रायन फिशर्स और रॉबर्ट सबकोस, हमारे टाइम के इतने अच्छे, सच एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज, जिनके पास इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी असामान्य करेज था, विजडम थी, जेनरसिटी थी, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन. उनके अंदर इतनी, मतलब इस डिकेड्स जो थे ऑपरेशन और ब्रुटैलिटी के, उनका एक अनइंटेंडेड इफेक्ट हुआ. क्या अनइंटेंडेड इफेक्ट हुआ? कि जो भी ये नेम्स लिए, इतने ग्रेट, इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज वाले, इतने विजडम वाले, इतने जनरसिटी, इतनी काइंडनेस वाले लोग उन्होंने पैदा कर दिए, लोग उन्होंने बना दिए. इन लोगों को उन्होंने इतना स्ट्रांग बना दिया कि लोगों के अंदर करेज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज आ गया, विजडम आ गई, जनरसिटी आ गई, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन. और ऐसे लोगों को हम अब कभी भी नहीं जान पाएंगे, मतलब ऐसे लोग अब फिर से कभी जन्म नहीं ले पाएंगे. परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर. वो कह रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि अगर इतने हाइट्स ऑफ करेक्टर, अगर इतने उच्च चरित्र वाले लोग और इतने हाइट ऑफ करेक्टर वाले लोगों को क्रिएट करना है, तो इतने ज़्यादा डेप्थ ऑफ ऑपरेशन करना होता है. इट मीन्स वही वाली बात है स्टूडेंट, आपने सुना होगा कि जितना जो सोना है उसको आँच में आप तापोगे, जितना उससे पीटोगे उतना ही वो चमकता है, उतना ही वो चमकदार बनता है, उतनी ही अच्छी उसकी शेप आती है, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बनता है. वही वाली बात है. वो जिस तरीके से गोल्ड को जितना पीटो, जितना उसे आप आग में मतलब जलाओ, उस तरीके से उसको
हीट करो उतना ही वो स्ट्रांग बनता है। इसी तरीके से उनका कहने का सेंस ये है कि शायद ऐसा हो सकता है कि इतना ज़्यादा जो ऑपरेशन उन्होंने दिया, इतना ज़्यादा जो अत्याचार किया, इतना ज़्यादा अत्याचार करने की वजह से ही इतने हाइट्स ऑफ करेक्टर के लोग, इतने उच्च चरित्र के लोगों का निर्माण हुआ। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स, वो कह रहे हैं कि जो साउथ अफ्रीका कंट्री है वो कंट्री रिच है मिनरल्स में, जेम्स में, दैट लाइट बिनेथ इट सॉइल, जो इसकी मिट्टी इसकी सॉइल के नीचे पाए जाते हैं। स्टूडेंट, जो अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका आपका, वो प्योरेस्ट डायमंड्स के लिए फेमस है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट डायमंड्स की माइंस हैं, वहाँ पर खदानें हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो मेरी कंट्री है वो मिनरल्स और जेम्स में जो इसकी सॉइल के नीचे पाए जाते हैं, ठीक है, उसके लिए वो मेरी जो कंट्री है वो उसमें रिच है, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, परंतु मैं हमेशा से इस बात को जानता हूँ कि इसकी जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है, जो इसकी सबसे बड़ी वेल्थ है, वो उसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। और वो कह रहे हैं कि ये जो इसके जेम्स और जो मिनरल्स हैं वो तो हैं ही, बट मैं ये भी जानता हूँ, हमेशा से इस बात को जानता हूँ कि इन सबसे भी ज़्यादा बढ़कर जो मेरी कंट्री की सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो इसके लोग हैं, जो यहाँ पे पाए जाने वाले डायमंड्स, जेम्स, मिनरल से ज़्यादा फाइनर और ट्रूअर हैं। इवन जो यहाँ के प्योरेस्ट डायमंड्स हैं, जो सबसे ज़्यादा प्योर डायमंड्स हैं, उनसे भी ज़्यादा वो फाइनर और ट्रूअर हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। अब वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स, कॉमरेड क्या होता है? कंपेनियन हु शेयर्स वंस एक्टिविटीज़ और इज़ अ फॉलो or is a fellow member of an organization। companion who shares one's activities or is a fellow member of an organization। एक कंपेनियन, एक साथी, जो आपकी एक्टिविटी में आपको शेयर करे, जो आपकी एक्टिविटी में आपका साथ दे, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक फेलो मेंबर है। हम सिंपली लैंग्वेज में बोल सकते हैं आपका एक साथी, जो आपकी किसी भी रिवोल्यूशन में, जो आपके किसी भी एक्टिविटी में आपके हमेशा साथ देता है। तो कह रहे हैं इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। वो कह रहे हैं कि इन कॉमरेड्स की वजह से, जिनका भी इन्होंने जिक्र किया, जो आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, तो इन कॉमरेड्स से ही इस स्ट्रगल में, इन कॉमरेड्स से ही मैंने मीनिंग ऑफ करेज, मतलब इन कॉमरेड्स के बारे में पढ़कर, सुनकर, ठीक है, इन कॉमरेड्स के थ्रू ही मैंने करेज का मीनिंग समझा है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। वो कह रहे हैं कि टाइम एंड अगेन, टाइम के साथ साथ जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, बार बार मैंने इन लोगों को, इन मैन को और इवन विमेन को अप रिस्क लेते देखा है, और अपनी लाइफ्स, अपनी ज़िंदगियों को कुर्बान करते हुए देखा है, अपनी ज़िंदगी से सेक्रीफाइस करते हुए देखा है इस आइडिया के लिए। किस आइडिया के लिए? एंटी अपार्टाइड आइडिया के लिए। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। अब वो कह रहे हैं कि आई हैव सीन मैन स्टैंड अप, कि मैंने लोगों को खड़े देखा है अटैक्स के सामने खड़े हुए देखा है कि जो वाइट स्किन पीपल्स हैं उन पर अटैक कर रहे हैं, फिर मैंने लोगों को उनके सामने रिजिडिटी के साथ, एक स्ट्रेंथ के साथ, एक करेज के साथ उनके सामने मैंने खड़े देखा है। एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, और मैंने उन लोगों को टॉर्चर होते हुए देखा है बिना टूटे हुए, ब्रेक होते हुए, शोइंग अ स्ट्रेंथ, और अपनी शक्ति दिखाते हुए वो उन वाइट स्किन पीपल के सामने खड़े रहे और अपने रिवोल्यूशन को आगे बढ़ाते रह गए, बढ़ाते रहे, स्ट्रगल को आगे बढ़ाते रहे। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, स्टूडेंट यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ रेजिलियंस। रेजिलियंस इट मीन्स द एबिलिटी टू डील विद हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स। इट मीन्स रेजिलियंस का मीन्स द एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज और टफनेस। इट मीन्स किसी भी डिफिकल्टी से, किसी भी टफनेस से, या किसी भी वर्स्ट सिचुएशन से, कंडीशन से आप जितनी जल्दी बाहर निकल आते हो, जितनी जल्दी बाहर निकल के आने की आपकी एबिलिटी होती है, और आप उससे कितनी जल्दी रिकवर होकर आप फिर से दोबारा से एक स्ट्रेंथ के साथ फिर से आप स्टैंड अप हो जाते हो, और फिर से फाइट करने के लिए या फिर से आगे बढ़ने के लिए आप दोबारा से स्टैंड अप हो जाते हो बहुत जल्दी रिकवर करके, तो उस एबिलिटी को बोलते हैं एबिलिटी टू रिकवर
क्विकली फ्रॉम डिफ़िकल्टीज, उस एबिलिटी को हम बोलते हैं रेजिलियंस। तो वो कह रहे हैं कि मैंने उन लोगों को अटैक सहते हुए, टॉर्चर सहते हुए, बिना टूटे हुए, एक स्ट्रेंथ के साथ, एक रेजिलियंस के साथ मैंने खड़े होते हुए देखा है, मैंने उनका सामना करते हुए देखा है। ठीक है, उनको सामना करते हुए देखा है, और उनकी इन सारी जो उनकी जो इन सारी एबिलिटीज़ हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, वो डिफाइज द इमेजिनेशन, वो इमेजिनेशन से परे हैं। उनके अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं ये सब कि कोई इन क्वालिटीज़ को, इन एबिलिटीज़ के बारे में इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मैंने सीखा है कि जो करेज है, करेज डर की एब्सेंस नहीं है। वो डर, अगर किसी के अंदर डर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास करेज है, बट द ट्राइम्फ ओवर इट, परंतु उसे जीतना करेज है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बट ही हु कंकर्स दैट फियर। अब वो कह रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने बहुत डीप में बात बोली है कि मैंने उन लोगों से ही सीखा है कि जो लोग, ब्रेव मैन वो नहीं है, बहादुर इंसान वो नहीं है, ठीक है, करेजियस इंसान वो नहीं है जिसे कभी डर ही नहीं लगता, जो कभी डर ही फील नहीं करता। बट करेजियस इंसान वो है, ब्रेव पर्सन वो है जो उस फियर पे, जो जो डर है, जो उस डर पर जीत प्राप्त करता है, जो उस डर को कंकर कर लेता है, उस डर पे ट्राइम्फ कर लेता है, उस डर पे विक्ट्री प्राप्त कर लेता है। इट मीन्स कोई पर्सन अगर ये कहता है कि मुझे डर ही नहीं लगता, तो ये कोई करेज की बात नहीं है। अगर उस इंसान को कोई डर है और उस डर से वो जीत प्राप्त कर लेता है, उस डर को वो हरा देता है, तो वो ही सबसे बड़ा करेज है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग another person because of the color of his skin or his background or his religion. पीपल मस्ट लर्न टू हेट। वो कह रहे हैं कि नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग। कोई भी जन्म नहीं लेता, कोई भी जन्म से ही इस तरीके से नहीं होता कि वो दूसरे पर्सन से नफरत करे बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसकी स्किन के कलर के आधार पर, और हिज बैकग्राउंड, और उसके बैकग्राउंड के आधार पर, और उसके रिलीजन के आधार पर। यहाँ पे कहना चाहते हैं मंडेला, नेल्सन मंडेला, कि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होता कि वो जन्म के साथ ही उसके अंदर ये थिंकिंग डेवलप हो, कि जन्म के साथ ही उसके अंदर ये एक माइंडसेट हो जाए, कि जन्म के साथ ही उसके अंदर ये थिंकिंग हो कि उसे आगे जाके बड़े होकर लोगों के स्किन के आधार, स्किन के बेस पर, उनके रिलीजन के बेस पर, उनके जेंडर के बेस पर उनसे नफरत करनी है। इट मीन्स इनडायरेक्टली वो कहना चाहते हैं कि लोगों को ये बात सिखाई जाती है, उनके मन में इस बात को ज़बरदस्ती पुश करके भरा जाता है। जन्म से वो लोग ऐसे नहीं होते कि वो जन्म से ही किसी से नफरत करना स्टार्ट कर दें। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। जो पीपल हैं, जो लोग हैं, अवश्य ही वो नफ़रत करना सीखते हैं। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो नफ़रत करना सीख सकते हैं, सो दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। और वो कह रहे हैं कि अगर वो नफ़रत करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार भी सिखाया जा सकता है। और वो कह रहे हैं कि जब उनको नफ़रत करना सिखाया जा सकता है तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। और वो कह रहे हैं कि नफ़रत से ज़्यादा जो प्यार है, प्यार जो है नफ़रत से ज़्यादा नेचुरली तरीके से ह्यूमन हार्ट में जल्दी से वो अपनी जगह बना लेता है, जल्दी से वो ह्यूमन हार्ट में अपना स्थान बना लेता है नफ़रत के कंपैरिजन में। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स। अब वो बता रहे हैं कि वो उन्होंने क्या ऐसा एक्सपीरियंस किया कि जब उन्हें लगा कि हम किसी के अंदर की नफ़रत को ट्रांसफॉर्म करके उसको लव में बदल सकते हैं, उसकी हेट्रेड को ट्रांसफॉर्म करके उसको लव में बदल सकते हैं। अब वो नफ़रत किसके लिए बोल रहे हैं? वो नफ़रत बोल रहे हैं उन ऑप्रेसर्स के लिए। ऑप्रेसर मीन्स जो अत्याचार करने वाले हैं, उनके अंदर, उनके दिल के अंदर नफरत भरी हुई है। और नेल्सन मंडेला का मानना ऐसा है कि वो जन्म से ही ऐसे नहीं है कि जन्म से उनके मन में नफरत भरी हुई है। उनको नफरत करना सिखाया गया है, उनको हेट करना सिखाया गया है, उनके दिल के अंदर हेट को पुश करके उसको वहाँ पे एक प्लेस दिया गया है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर इंसान चाहे, अगर हम चाहें तो उनके दिल से इस हेट्रेड को, इस नफ़रत को निकाल कर उसकी जगह हम प्यार उनके दिल में भर सकते हैं। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन। अब वो कह रहे हैं कि प्रिजन के सबसे ग्रिमेस्ट टाइम पर, ग्रिमेस्ट मतलब सबसे हॉरिबल, टेरिबल, सबसे भयंकर समय पर जो कॉमरेड्स थे और जो मेरे साथ कॉमरेड्स थे, जो मेरे साथी थे, और जो मैं था, जब हमें लिमिट्स तक पुश कर दिया गया, जब बिल्कुल आउट ऑफ लिमिट तक पुश कर दिया गया, पुश टू द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी टू बियर पेन, मतलब पुश
टू आर लिमिट्स का मतलब है कि जिस जिस हद तक हम पेन महसूस कर सकते हैं, जिस हद तक हम पेन को सहन कर सकते हैं, उस हद तक हमें जब पेन दिया गया, उस हद तक हमें जब टॉर्चर किया गया, आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमिनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स पर हैव जस्ट फॉर अ सेकेंड। वो कह रहे हैं कि उस टाइम पर मैंने उन गार्ड्स में से, जो गार्ड्स जो हमें पीट रहे थे, जो हमारे साथ हमारे को पर ऑप्रेस कर रहे थे, तो उन गार्ड्स में से किसी एक गार्ड में मैंने ग्लिमर ऑफ ह्यूमिनिटी देखी। ग्लिमर ऑफ ह्यूमिनिटी मतलब मैंने एक मानवता की चमक देखी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद वो चमक एक सेकेंड के लिए ही क्यों ना हो, शायद वो ग्लिमर ऑफ ह्यूमिनिटी एक सेकेंड के लिए ही क्यों ना हो, बट इट वॉज enough to reassure me and keep me going। reassure me, it means एश्योर मीन्स आश्वासन देना, और रीअश्योर मीन्स दोबारा से यकीन हो जाना उसी बात पर। तो वो कह रहे हैं कि जो मैंने एक हल्की सी एक झलक जो देखी मानवता की, ह्यूमैनिटी की, उन गार्ड्स में से एक गार्ड के अंदर, शायद एक सेकंड की वो जो ह्यूमैनिटी उनके अंदर मैंने देखी, उनकी आंखों में जो मैंने ह्यूमैनिटी को देखा, वो ह्यूमैनिटी ने मुझे इस बात को रीअश्योर कर दिया, इस बात को मुझे आश्वासन दे दिया कि हाँ, मैं इनको चेंज कर सकता हूँ, मैं इनको बदल सकता हूँ। और उन्होंने उस ग्लीमर ऑफ ह्यूमिनिटी ने मुझे रीअश्योर किया एंड कीप मी गोइंग, और मेरे को इस बात का अंदर से करेज मिला कि मुझे अपने जो ये स्ट्रगल है, जो मेरा रेवोल्यूशन है, इसको मैं जो है कंटिन्यू रखूँ, उसको मैं चलाता रहूँ। और एक न एक दिन ऐसे आएगा, ज़रूर आएगा, कि जब इन लोगों के दिल में से मैं हेट्रेड को निकाल कर इन लोगों के दिल में मैं लव ला दूँगा। सॉरी। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। अब वो कह रहे हैं कि जो इंसान की अच्छाई है, इज़ अ फ्लेम, वो एक फ्लेम की तरह है, वो एक आग की लपट की तरह है, लपटों की तरह है, दैट कैन बी हिडन, जो छुपाई तो जा सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, वो परंतु वो बुझाई नहीं जा सकती। वो कह रहे हैं कि जो इंसान के अंदर की जो गुडनेस है, जिसे जो छुपाया तो जा सकता है, छुपाया कैसे जा सकता है, कि उसके नफ़रत सिखाकर, उसको नेगेटिविटी, उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स भरकर, उसको नफरत सिखाकर, उसको लोगों के लिए हेट सिखाकर, तो उस गुडनेस को कुछ टाइम के लिए छिपाया तो जा सकता है, उस गुडनेस को कुछ टाइम के लिए हाइड तो किया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, परंतु उसे कभी भी एक्सटिंग्विश नहीं किया जा सकता, उसे पूरी तरीके से कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। इट मीन्स वो कभी ना कभी फिर से जो गुडनेस की जो एक फ्लेम है, जो गुडनेस की एक आग है, वो गुडनेस की आग फिर से कभी ना कभी वो दोबारा से उनके दिल में ज़रूर जल उठेगी। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो देखिए, फिर भी काफ़ी लेंदी हो गई। मैंने कोशिश की कि वीडियो, स्टूडेंट्स की काफ़ी रिक्वेस्ट आई कि सर वीडियो लेंदी होती है, तो मैंने कोशिश की, ट्राई किया कि सर वीडियो लेंदी ना हो, तो मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर भी और फिर भी थोड़ा सा इस बार मैं स्पीड में भी बोला, फिर भी ये जो वीडियो फिर भी इतनी लेंदी हो गई स्टूडेंट्स, तो उसमें स्टूडेंट्स मैं कुछ नहीं कर सकता, आपका चैप्टर बहुत लेंदी है, तो मुझे कवर अप करना पड़ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप अपने टाइम को मैनेज करके निकाल के देखिए। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, you can mention in the comment section. I will finish the chapter that in the next video.